आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गाजा में अस्पताल पर हमले में 500 लोगों की मौत। इजरायल हमास ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। बाइडेन नेतन्याहू में बात। पीएम मोदी ने की अस्पताल हमले की निंदा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को गुड न्यूज। महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। 1 जुलाई से लागू होगा बढ़ा हुआ डीए। रबी की 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद। बैंकिंग ज्यादा पिटे। मिड स्मॉल कैप में दबाव। सेंसेक्स 551 और निफ्टी 140 अंक टूटा। ब्रांड भारत पर सुपर बुलिश। जेपी मॉर्गन 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने का दिया अनुमान। पीएम मोदी ने किया रीट्वीट। CNBC Managing Editor of the Year Electronic Media currently is working in CNBC on prestigious post. Journalists Association of India sees a great and ideal for today youth of nation. सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल को बड़ा सम्मान। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ग्लोबल अवार्ड ने बेस्ट मैनेजिंग एडिटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा। ट्रेडर निवेशकों की आवाज बुलंद करने और इक्विटी कल्चर को बढ़ाने के लिए सम्मान। सबसे पहले बात इजरायल और हमास जंग की। कल रात गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों की मौत के बाद से इजरायल और हमास के बीच युद्ध के हालात और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमास ने इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि इजरायल ने अस्पताल पर हमले से इनकार किया है। इजरायल का कहना है कि हमास का ही रॉकेट मिसफायर हुआ, इसकी वजह से अस्पताल पर हमला हुआ। अमेरिका, यूके और भारत समेत कई देशों ने इस हमले की निंदा की है और दुख जताया है। अमेरिका ने इस हमले की जांच करने की बात कही है। वहीं इस हमले के विरोध में कई मुस्लिम देशों में प्रदर्शन और धरने भी हो रहे हैं। हमास ने हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए अरब देशों से इजरायल के खिलाफ खड़ा होने की अपील की है। इजरायल हमास जंग में अब तक 4600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद इजरायल और हमास के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव पहुंचकर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। नेतन्याहू ने बाइडेन का समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमास ने बेगुनाहों की जान ली है। सभ्य दुनिया को हमास को हराने के लिए एकजुट होना चाहिए। वहीं बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि यह हमला इजरायल ने नहीं किसी और ने किया है। हमास ने बेरहमी से इजरायल के लोगों का कत्ल किया है। वो आईसिस से भी बदतर है। इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। इसमें अमेरिका हर तरह से उसका साथ देगा। I want the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. I've had my great Secretary of State here. He's been here for a lot, but I wanted to personally come and make that clear. Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा के अस्पताल में हुए हमले पर दुख जताया है। इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गाजा के अल अहली अस्पताल में जानमाल की दुखद हानि से गहरा सदमा पहुंचा है। पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। चल रहे संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और इजरायल और हमास के बीच जंग क्या अब और बढ़ने वाली है और कौन है गाजा के नरसंहार का कसूरवार? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर जेपी मॉर्गन सुपर बुलिश है। उसका आकलन है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। डिटेल के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट के पास। बताइए विपिन जी, क्या क्या कहा है जेपी मॉर्गन ने? जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट हिंदुस्तान के दम को दिखाती है। अभी तो हम बात करते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की, लेकिन ये रिपोर्ट क्या कहती है कि किस तरीके से भारत की इकोनॉमी आगे चलते हुए दिखाई देगी और किस तरीके से इकोनॉमिकल सुपर पावर इंडिया बन सकता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट में क्या स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जिसकी अभी हम बात करते हैं कि टॉप 3 इकोनॉमीज में इंडिया की जगह होगी। 2027 तक वो होता हुआ दिखाई देगा और 2030 तक यानी 3 साल बाद इकोनॉमी का साइज जो है करीब दोगुना होता हुआ नजर आएगा। आज की बात करें तो $3.5 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी 2030 तक $7 ट्रिलियन के पास पहुंचने की उम्मीद इस रिपोर्ट में जताई गई है जेपी मॉर्गन की तरफ से। अब ये होगा कैसे? तो इसके पीछे जो मेन पावर होगी वो होगी मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग बनेगा ग्रोथ का इंजन, ये कहना है जेपी मॉर्गन का। हर लेवल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और 2030 तक हम देखेंगे कि जो आज मैन्युफैक्चरिंग का इंडियन इकोनॉमी में 17% का योगदान है, वो बढ़कर करीब 25% पर पहुंच जाएगा। इसके जो और इम्पैक्ट्स आएंगे उनमें से एक ये होगा कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 2030 तक डबल होता हुआ नजर आएगा, जो कि मेनली मैन्युफैक्चरिंग के दम पर होगा और इसी के चलते हम $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी को होते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये होगा हिंदुस्तान का दम, जो कि जेपी मॉर्गन की इस रिपोर्ट में कहा गया है। शुक्रिया विपिन जी। और अब बात करते हैं बाजार की। आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी का दिन था। बाजार में दबाव देखने को मिला। इसी प्रेशर के साथ बाजार लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा गिरे। सेंसेक्स 551 अंक गिरकर 65,877 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक गिरकर 19,671 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली मेटल, रियल्टी शेयरों में रही। वहीं एनर्जी, पीएससी, आईटी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। मार्केट का एक्शन समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए सबसे ज्यादा एक्शन कहां रहा? देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक आज थोड़ा डिफेंसिव आ गया है। इसमें फार्मा ऐसे शेयरों में कुछ सपोर्ट आया, लेकिन आज बिकवाली थी फ्रंटलाइन बैंक्स में या फिर पीएसयू, जहां पर थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो उसमें आपको फार्मा दिखाई पड़ेगा, सिप्ला, रेड्डी, सन फार्मा, 3 नाम जो कि फार्मा के, और टाटा मोटर्स करीब 2% तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली रही बजाज फाइनेंस में, नंबर्स के बाद 3% नीचे, बजाज फिनसर्व 2% नीचे, एनटीपीसी 1.5% नीचे और एक्सिस बैंक करीब 1.5% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में आईआरबी इंफ्रा 6.5% ऊपर, आरती डायरेक्ट 6% ऊपर, रत्नामणि मेटल 6% ऊपर, एचएलई ग्लासकोट करीब 5.5% की तेजी यहां आई। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में तमाम पीएसयूज, हुडको 11% नीचे, एमएमटीसी 10% नीचे, आईटीआई 8.5% नीचे और जेंसार करीब 6% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। बैंकिंग लूजर्स में पीएनबी, बीओबी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक करीब 1.5 से लेकर 2% तक का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। तो बैंक्स, पीएसयूज में प्रेशर और फार्मा कुछ हद तक सपोर्टिव। शुक्रिया सुमित। और सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट से 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। कर्मचारियों को नवंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। साथ ही सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान भी किया है। गेहूं, सरसों समेत 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के, इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। इनके 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया।
और अब कैबिनेट के फैसलों को डिटेल में समझते हैं। चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, सबसे पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए बढ़ने की जो एक्सक्लूसिव खबर आपने दी थी वो सही साबित हुई है, तो इसकी डिटेल क्या है? देखिए, कैबिनेट ने जो 4 फैसले लिए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए डीए यानी महंगाई भत्ते का बढ़ाया जाना है। फैसले के मुताबिक महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। पहले 42% महंगाई भत्ता था, अब वो बढ़कर के 46% महंगाई भत्ता हो गया है। और ये महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी की गई है ये अभी से नहीं बल्कि 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी। यानी एरियर के तौर पर, पिछले बकाये के तौर पर महंगाई भत्ते की रकम का भुगतान भी सरकार करेगी। और इससे जो है जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या करीब 48,67,000 है। मौजूदा कर्मचारी, उनको फ़ायदा होगा। और जो 67,95,000 पेंशनधारी हैं उनको फ़ायदा होगा। यानी कुल मिला के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को इसका फ़ायदा होगा। और इससे सरकार का अतिरिक्त खर्च जो है वो 12,857 करोड़ रुपए जो है सो हर साल सरकार का अतिरिक्त खर्च होगा। ये तो रही बात केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए। इन सब से अलग रेलवे के कर्मचारियों के लिए सरकार ने अलग से 78 दिन के बोनस देने का ऐलान किया है, जो कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस होगा। उस पर सरकार ऐलान की है। इससे रेलवे के 11,07,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उनको इससे फ़ायदा होगा, ये बोनस मिलेगा। और इस बोनस देने से सरकार को अतिरिक्त 1,968 करोड़ रुपए जो है खर्च यहाँ पर सरकार को आएगा। तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और रेलवे कर्मचारी दोनों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है कैबिनेट की इस बैठक से। और लक्ष्मण जी, ये बताइए कि रबी को लेकर जो फैसले हुए हैं किसानों के लिए, वो उनकी डिटेल क्या है? दरअसल कैबिनेट ने रबी फसलों की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। और इसके तहत 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गेहूं में की गई है। ये 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अब तक 2,125 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी थी, जो अब बढ़ करके 2,275 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी हो गई है। इन सब के अलावा बार्ली में 115 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। चना में 105 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। मसूर में अगर रकम के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है 425 रुपये प्रति क्विंटल की, जो पहले 6,000 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी थी, अब वो बढ़ करके 6,425 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी। जो सरसों है उसमें करीब 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। और सनफ्लावर में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। और इससे 2 तरह के फायदा होंगे। एक तो सरकार जो कह रही थी कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, उस तरफ ये बढ़ता हुआ कदम है। दूसरा, जो खासतौर से दलहन में एमएसपी बढ़ोतरी की जा रही है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे दलहन के जो उत्पादन है उसमें आत्मनिर्भर बन पाएंगे। दलहन का इंपोर्ट करने की जरूरत लगभग खत्म होती जा रही है। इस तरफ ये भी एक बड़ा कदम है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और आपके चहेते चैनल CNBC आवाज़ को एक बड़ा सम्मान मिला है। प्रतिष्ठित जय यानी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ग्लोबल अवार्ड का ऐलान हुआ है। इसमें आपके पसंदीदा अनुज सिंघल को बेस्ट मैनेजिंग एडिटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये अवार्ड जर्नलिज्म में बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। अनुज सिंघल को ये सम्मान शेयर मार्केट में उनके योगदान के लिए मिला है। CNBC आवाज़ में अनुज की पारी को अभी 1 साल ही हुए हैं। इस 1 साल में अनुज ने हिंदी बेल्ट में इक्विटी कल्चर को बढ़ाने के साथ साथ रिटेल निवेशकों के हितों को जोर शोर से उठाया है। अवार्ड लेते वक्त अनुज सिंघल ने देश में रिटेल निवेशकों की बढ़ती ताकत का जिक्र भी किया। CNBC आवाज की एक मुहिम रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में, जो इस समय एक बूम कर रही है इंडिया की स्टॉक मार्केट, उसमें एक आम धारणा रही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ बड़े लोग बनाते हैं। हमारा मानना यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरत है एक इक्विटी कल्चर की, इन्वेस्टर एजुकेशन की। उस सब पर हम काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से, पिछले कई साल से काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये एक पूरी टीम का एफर्ट है। स्वागत करें मिस्टर अनुज सिंघल, CNBC मैनेजिंग एडिटर ऑफ द ईयर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
ये अवार्ड एक्चुअली सीएनबीसी आवाज की टीम के लिए, मेरी टीम बहुत शानदार है, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। एक आम धारणा रही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ बड़े लोग बनाते हैं। हमारा मानना यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुंबई में वेस्टर्न रेलवे से सफर करने वालों को आने वाले दिनों में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खार से गोरेगांव छठे रूट का काम जारी है। इसके लिए 29 दिनों का मेगा ब्लॉक रखा गया है। 20 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मेगा ब्लॉक रहेगा। 2700 लोकल ट्रेनों के फेरे रद्द किए गए हैं। साथ ही लंबी दूरी की 60 ट्रेनों के रद्द होने की भी संभावना जताई जा रही है। सहयोगी विवेक गुप्ता ने खास बात की वेस्टर्न रेलवे के CPRO सुमित ठाकुर से। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का एक काम है, जिसके तहत हम लोग एक नई लाइन बना रहे हैं। जो खार स्टेशन है वेस्टर्न लाइन की, उससे लेकर बोरीवली के बीच, और इसका जो आधा हिस्सा है वो हम लोग अभी कमीशन कर देंगे। आने वाली 6 नवंबर तक इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि खार से लेकर के गोरेगांव तक का हिस्सा है। ये वर्क हमारा पूरा कंप्लीट है। अब इसको जो एग्जिस्टिंग लाइन है उसे कनेक्ट किया जा रहा है, और इस रिगार्ड में कुछ ब्लॉक्स भी लिए जाएंगे और कुछ स्पीड रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा रहे हैं। ऑलरेडी ये काम 7 और 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, और एक काम को जो प्लान किया है हमने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्लान किया है, जिससे कि मुंबईकर्स की डेली लाइफ, डेली रूटीन किसी तरह से नहीं अफेक्ट हुआ, अफेक्ट हो तो मिनिमम वे में अफेक्ट हो। तो जैसे देखें, ऑलरेडी हम लोग ने 10 से 11 दिन का लगभग काम कर लिया है, और अभी भी कोई ज़्यादा दिक्कत मुंबईकर्स को नहीं आई है। हाँ, आने वाले दिनों में थोड़ी कैंसिलेशन ज़्यादा रहेगी, जो कि 20 तारीख से लेकर के जो 7-8 दिन 10 दिन का समय रहेगा, उसमें टोटल जो कैंसिलेशन रहेगी इसमें मोस्टली वो नाइट टाइम की ट्रेन है और जो नॉन पीक आवर की ट्रेन है। पीक आवर की ट्रेन को हमने टच करने की कोशिश नहीं की, उनको मिनिमम डिस्टर्ब किया है। टोटल 2700 सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ 29 डेज ये कैंसिल होगी। और लास्ट दिन जो 4 नवंबर है, उस दिन 24 घंटे का ब्लॉक बांद्रा टर्मिनस से लिया जाएगा। तो बांद्रा टर्मिनस से उस दिन 1-2 दिन आगे पीछे कुछ ट्रेन जो बांद्रा टर्मिनस से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है वो कैंसिल रहेंगी। टोटल 60 ट्रेन को हम लोग कैंसिल करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को 4 और 5 नवंबर के आसपास जो रहेगी। तो यही कोशिश की गई कि मिनिमम डिस्ट्रप्शन हो, और जो कैंसिलेशन हो नॉन पीक आवर में हो, लेट नाइट में। ब्लॉक्स हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं, रात के समय का ब्लॉक ले रहे हैं। कल 20-21 तारीख के आसपास एक प्लेटफॉर्म नंबर 9 जो अंधेरी का, उसको भी सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन इस कार्य के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक एडिशनल लाइन बनेगी, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन होगा। एक लॉन्ग ड्यू प्रोजेक्ट है, जो कि अब नियरिंग इट्स कंप्लीशन। और जो गोरेगांव से बोरीवली का आगे का हिस्सा है, वो अगले साल हम लोग मई-जून तक उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फेस्टिवल से जुड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में, और अब शुरू करते हैं फेस्टिवल की खबरें। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की छटा देखते ही बनती है। राजधानी कोलकाता के सोदपुर वर्मा सेल का दुर्गा पंडाल इन दिनों सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध पेरिस का ओपेरा हाउस बनाया गया है। यूनिवर्सल दुर्गा उत्सव पंडाल के इस पंडाल को साकार करने वाले 250 कलाकारों ने न केवल ओपेरा हाउस जैसा इसे बनाया है, बल्कि इसकी भव्यता भी देखते बन रही है। और अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में मिनी कोलकाता, यानी दिल्ली का CR पार्क एरिया, जहां इस बार अलग अलग थीम पर कई पंडाल सजे हैं। आप देखिए, मां दुर्गा के प्राचीन मंदिर मुंडेश्वरी माता के थीम पर बना पंडाल। CR पार्क का ही एक और पूजा पंडाल जो कि अपनी थीम पूजा के लिए जाना जाता है, यह है कोऑपरेटिव ग्राउंड समिति का पूजा पंडाल। और इस बार जो आप यहाँ पे थीम देख रहे हैं ये काफ़ी खास है। ये है जो बिहार के रामगढ़ में मुंडेश्वरी देवी का जो मंदिर है उसकी थीम पे आधारित ये पूरा जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेलिंग कितनी अच्छी है यहाँ पे, बिल्कुल आपको वो फील आ रहा है जो किसी पुराने मंदिर में आता है। ठीक उसी तरह से पूरा आर्किटेक्चर पूरा इंस्पायर किया गया है। आप ऊपर देख सकते हैं जिस तरीके से बिल्कुल हर एक चीज़, जो घंटियाँ हैं आप देख सकते हैं
बिल्कुल हर एक चीज़ वहीं से ली गई है, जैसा कि रामगढ़ में मुंडेश्वरी देवी के टेम्पल में है। और सबसे खास बात यह है कि ये ओल्डेस्ट जो है ऑपरेशनल मंदिर, फंक्शनल मंदिर है, जहाँ पे अभी भी पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का एक स्वरूप है मुंडेश्वरी। और ये पूरा जो है ये कैसे हुई, इनके बारे में बात करते हैं। सर ये बताइए कि जब आप ये थीम डिसाइड कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग की है यहाँ पे, थोड़ा बताएंगे कैसे इंस्पिरेशन लिया और क्या खास है इस बार? हमने सोचा कि सबसे दुर्गा माता का कौन कौन से मंदिर क्या है उस बारे में हम लोग रिसर्च किया सारा। देन हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल दुर्गा एंड शिव जी का, जहाँ पे आज भी पूजा होती है। वहाँ रक्तहीन बलि होती है, जहाँ पे 15 मिनट के लिए बेहोश हो जाते हैं, वो फिर उठ के अपने आप चावल डालते हैं, उठ के अपने आप फिर चलने लग जाते हैं। तो ये यूनिकनेस वहाँ देखा और उसका जितनी चीज़ें हमने और रिसर्च किया तो हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत ही वेल रिसर्च यहाँ पे दिख भी रहा है। सर ये बताइएगा, यहाँ जो हम स्टैचूज देख रहे हैं बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल असली हम उस पुराने मंदिर के थीम में गए। वहीं से कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है और बाकी इतना डिटेलिंग, क्या किन बातों का ख्याल रखा है यहाँ पे? असल में क्या है, सारी चीज़ पहले हमने इसका पूरा ड्राइंग बनाया। इट विल टेक सो मेनी डेज कि ये चीज़ें क्या क्या हम डाल सकते हैं, उसमें से हमने निकाल के ये सारा डिज़ाइन करके देन हमने अपने जो हमारा पंडाल बनाते उसके साथ बैठे। तो ये जो बनाने वाले भी है कैलकाटा से आए, ओके, स्पेशली वो अच्छा बनाने के लिए। और हमारी जो मूर्ति भी है दिल्ली शहर में वो ऐसी है कि यहीं पे जीरो से बनती है। ओके, हम कहीं आधा और उधर बना के नहीं लाते, पूरा यहाँ से यही बनाया है, एवरीथिंग यहीं होता है। जी जी। ये हमारा कम से कम 2-2.5 महीने का मेहनत है सारा। अनोखे डिज़ाइन में ये जो मुंडेश्वरी देवी के थीम पे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो यहाँ पे ये पूजा पंडाल है वहाँ पे देख सकते हैं। और एक एक चीज़ काफ़ी बहुत ध्यान से बनाई गई है, काफ़ी ऐसे उकेरी गई है जैसे कि आप एक पुराने टेम्पल में आते हैं, बिल्कुल उस थीम पे यहाँ पे बनाई गई है। कैमरामैन अखिलेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। और नवरात्रि के मौके पर करना चाहते हैं निवेश और कमाना चाहते हैं बड़ा मुनाफा, तो आज हम आपको बताएंगे बेहतरीन स्टॉक्स। आपसे थोड़ी देर में 7:27 पर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।